नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में किसानों और चीनी मिल के श्रमिकों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बाजपुर के किसान, जनप्रतिनिधि और चीनी मिल के श्रमिकों के एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई असवानी को लीज रेंट पर न दिए जाने का अनुरोध किया। इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। इस दौरान किसानों ने अपनी बातें रखी। चीनी मिल में होने वाली समस्याओं से भी सीएम धामी को अवगत कराया। वहीं सीएम धामी ने किसानों को आश्वासन दिया, बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई असवानी को लीज रेंट पीपीपी मोड पर दिए जाने से पूर्व किसानों के हितों को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। राज्य में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, इससे राज्य में बढ़ावा मिलना चाहिए। चौबीस लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। वहीं गुरुवार को हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत नेहरू स्टेडियम में जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल सहित हरिद्वार लोकसभा सीट के बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से लगाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले भी एकजुट था। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है, उनके दिल में है। उनके कामों की वजह से तो देश का हर नागरिक मोदी जी पर भरोसा करता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी का यहाँ से लगाव है, जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, यहाँ से एक तरफा 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और पहले से ज़्यादा अंतर से मिलेंगी। यूसीसी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में धारा 44 का जो प्रावधान है उसी के अनुरूप यूसीसी लाया जा रहा है। देश में सबके लिए एक समान कानून हो, इसकी मांग लंबे समय से उठती आई है। इसकी शुरुआत हमने देवभूमि उत्तराखंड से की है और जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, हम उस दिशा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुबोध उनियाल ने केंद्र सरकार के 9 साल के विकास कार्यों का खुलकर बखान किया। कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देकर जहां सरकार ने उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। करोड़ों लोगों के खाते बैंक में खोले गए हैं, जिससे योजनाओं का लाभ उनको आसानी से मिल सके। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास लगातार केंद्र सरकार ने किए हैं। जैसे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2014 के बाद 9 वर्ष पूरे हुए हैं केंद्र की सत्ता में, इन 9 वर्षों में जो सैकड़ों ऐतिहासिक काम हुए, उसके बल पर 9 साल बेमिसाल। जिस तरह आप देखें, आयुष्मान योजना के माध्यम से 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार ने की ताकि गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में दम न तोड़ दे। इसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिला मातृशक्ति को जिस तरह से 7 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हों, करोड़ों करोड़ लोगों का खाता खोलने का काम किया गया है। 3 जुलाई को सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास किया जाएगा और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों के साथ बैठक की। गणेश जोशी का कहना है कि अमर जवान ज्योति के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल होंगे। बता दें कि दिसंबर महीने के अंत तक सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। किसी भी हालत में इस साल के अंत तक सैन्य धाम को पूरा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अभी 3 तारीख को जितने शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी हमने एकत्रित की थी, लेकर हम आए थे,
3 तारीख को अमर जवान ज्योति जो दिन रात जलती रहती है शहीदों के सम्मान में, उसका शुभारंभ, उसका शिलान्यास हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनके पवित्र आंगन से लाई हुई मिट्टी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, वीर नारियों के हाथों के द्वारा किया जाएगा। माननीय महामहिम राज्यपाल उसमें होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें होंगे, देश के सीडीएस जनरल चौहान उसमें होंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उसमें होंगे, और उस पवित्र मिट्टी को वहाँ पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। और आज उसकी तैयारियों को लेकर हम उसमें जितने भी हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, अलकनंदा, भगीरथी, सरयू, सभी नदियों का जल भी हम लेकर आ रहे हैं। वो जल भी वहां पर डालेंगे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी अब विवाद को देखते हुए देहरादून की रिंग रोड पर स्थित जमीन पर अब अपना नया दफ्तर नहीं बनाएगी। जमीन की सीलिंग में होने के बावजूद रजिस्ट्री होने पर एमटीडीए ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल को नोटिस भेजते हुए जवाब तलब किया था। इस जमीन पर प्रदेश के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूमि पूजन कराया था। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे लैंड जिहाद करार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज से 10-12 साल पहले ज़मीन खरीदी, और कोई भी जब ज़मीन खरीदी जाती तो उसकी रजिस्ट्री देखी जाती है, उसका खसरा देखा जाता है, और जब रजिस्ट्री करते समय खसरा और रजिस्ट्री देखी गई तो उस व्यक्ति के नाम पे थी जिस व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन खरीदी है। अब चूँकि एडीएम ने उन पे हमको एक नोटिस भेजा है, उसका जवाब दिया गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के नाम पे, उस खसरे के नाम पे वो कैसे वो जमीन चढ़ी गई। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय के सम्मान के तहत जब तक उसमें निर्माण कार्य बाधित है, वंचित है, तब तक हम करेंगे नहीं, और हम नई जमीन तलाश रहे हैं और नई जमीन पे ही हमारा कार्यालय बनेगा। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय के सम्मान के तहत जब तक उसमें निर्माण कार्य बाधित। सीलिंग की भूमि खरीद कर विवादों में फंसी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने अब बुरी तरह घेरा है। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता पार्टी का जहां लैंड जिहाद बताया था, वहीं अब पुरानी विवादित भूमि को छोड़कर नई भूमि तलाशने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी के मुताबिक जानकारी के बावजूद विवादित जमीन खरीद कर बीजेपी ने सत्ता का इस्तेमाल किया है। उत्तराखंड भाजपा के द्वारा लैंड जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए 6 नंबर पुलिया पर चाय बागान की सीलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि जो कि खरीदी नहीं जा सकती, उसको अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल करते हुए खरीदा गया। और अब क्योंकि सीलिंग एक्ट के तहत वहाँ कार्यालय नहीं बन सकता, इसलिए भाजपा अब अपने कार्यालय के लिए नई ज़मीन तलाश रही है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब पहले से ही पता था कि वो ज़मीन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत आती है और वहाँ ज़मीन खरीदना वर्जित है, तो फिर भाजपा ने अपनी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ ज़मीन जबरन खरीदी। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य चिंतन शिविर को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार अधिकारियों के साथ लगातार इस विषय को लेकर बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि 14, 15 और 16 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 दिनों तक लगातार चिंतन बैठक की जाएगी और तीसरे दिन सभी अधिकारी फील्ड विजिट करेंगे। इस चिंतन शिविर में देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और अपर सचिव स्वास्थ्य भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार के साथ एजेंडा तैयार किया जा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य चिंतन शिविर 14, 15 और 16 जुलाई को आयोजित होगा उत्तराखंड देहरादून में, और इसमें समस्त स्टेट्स के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे, और जो सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी कमान संभाल रहे हैं वो लोग भी इसमें प्रतिभाग करेंगे, और मिशन डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन ये लोग भी रहेंगे। 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा और तीसरा दिन फील्ड विजिट होगा।
तो जो एजेंडा है, मुद्दा है, वो भारत सरकार के साथ हम बैठ के उसको तैयार कर रहे हैं और जैसे वो फाइनलाइज हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत हरिद्वार बहादुराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हेतमपुर पहुंचे जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और इन समस्याओं के जल्द निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। 1300 परिवारों का ये गांव है और इसमें लगभग आबादी 6800 के करीब है। आज इस गांव में हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो रोस्टर हमने जारी किया है उसके हिसाब से मुझे इस गांव में आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को सुनना था। और गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने छटवा ली हैं। जो अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है और हमारे जहाँ डीएम साहब जो हैं आए हैं, तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या हैं, मेन समस्या वो लिख के दी हैं। एक हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हमने लिख के दी है और जो भी हमने बहुत सारी समस्या डीएम साहब को लिखित में दी। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर सीबीआई की टीम की दस्तक। सीबीआई की टीम पूर्व सीएम हरीश रावत को नोटिस देने पहुंची है। इस दौरान हरीश रावत अपने निवास पर मौजूद नहीं थे। हरीश रावत ने कहा, सीबीआई का स्वागत, नोटिस लेने के लिए तैयार हूं, जांच एजेंसी का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के घर सीबीआई पहुंची है और इस दौरान वो घर पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई का स्वागत करता हूं, नोटिस लेने के लिए भी तैयार हूं, साथ ही साथ जांच एजेंसी का सहयोग करने के लिए भी तैयार हूं। हरीश रावत ने कहा है। तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग निजी स्कूलों से भी आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। इस प्रयोग की शुरुआत होने के साथ ही कंट्रोल रूम डैशबोर्ड बनकर तैयार हो चुका है और अब इस पर जानकारियां अपलोड होने लगी हैं। राज्य के शिक्षा महकमे ने विद्या समीक्षा केंद्र तैयार किया है। इस केंद्र में प्रदेश भर के सभी स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों की पूरी जानकारी अपलोड की गई है। अब राजधानी देहरादून से ही बैठे बैठे जहां छात्रों की पढ़ाई की स्थिति का पता लग जाएगा, तो वहीं विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अथवा शिक्षकों के नहीं पहुंचने की भी जानकारी सीधे मिल सकेगी। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी के मुताबिक राज्य के शिक्षा महकमे ने एक नया अनूठा प्रयोग किया है और कनेक्टिविटी के जरिए एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी। आने वाले समय में यही सुविधा परिजनों को भी दी जाएगी और वह भी घर बैठे सरकारी स्कूल में अपने पढ़ रहे बच्चे, उसकी शिक्षा की स्थिति और शिक्षकों के बारे में भी समस्त जानकारी मिल सकेगी। इससे जहां छात्रों के पठन पाठन में सुधार होगा, तो वहीं विद्यालयों का प्रबंधन और बेहतर होगा। विद्या समीक्षा केंद्र हम लोगों ने स्थापित किया है, जिसमें हमारा पूरा जो विद्यालय शिक्षा विभाग है, उसके सारे स्कूल, सारे छात्र और सारे शिक्षक, प्लस जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी लोग उसमें एनरोल्ड होंगे और जो ट्रांसफ़र है हमारा अगले सत्र से, वो भी ऑनलाइन इसी के माध्यम से हो सकेगा। तो इसकी कैसे शुरुआत होगी जिलेवार, ताकि इसका और बेहतर फ़ायदा मिल सके? देखिए, इसमें हम लोगों ने बना दिया है और अभी जो हमारे शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनकी डिटेल्स के इसमें पंजीकरण का काम चल रहा है। चमोली से पहाड़ टूटने का लाइव वीडियो सामने आया है। पहाड़ टूटने का ये वीडियो खौफनाक है। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटा है। छिनका पर पहाड़ टूटकर अलकनंदा नदी में समाया है। पहाड़ टूटने के बाद सड़क से लेकर नदी तक पहाड़ का मलबा बिखर गया। इसके साथ ही छिनका में भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। चारधाम यात्री कई जगह फंसे हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात पर कदम उठाए हैं। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में मानसून की बारिश हो रही है। मानसून में हर साल लैंडस्लाइड होता है और इससे जिले की सड़कें बंद हो जाती हैं। गोपेश्वर के नैगावाड़ में भी गुरुवार सुबह लैंडस्लाइड हुई थी।
अल्मोड़ा जिले में मानसून की दस्तक को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। सभी तहसील और खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मानसून को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में सड़क मार्गों पर 75 जेसीबी तैनात की जा रही है और राशन सामग्री की समुचित व्यवस्था की गई है और आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनकी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। लगभग 75 के आसपास जेसीबी हमारी पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की तैनात की जा चुकी है। 24 आवर भी ड्यूटी हम लगा चुके हैं। इरिगेशन और जल संस्थान, जल निगम और यूपीसीएल जितने हमारे विभाग हैं सभी 24 आवर अलर्ट मोड पे भी हैं। और जो हमारे रिमोट एरियाज़ रहते हैं, राशन की दुकानें रहती हैं जहाँ पर राशन पहुँचाते हैं हम 3 महीने का, वो सब हमारा पहुँच चुका है। तो हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कभी भी होती है तो हमारी कोशिश रहेगी हम इमीडिएटली उसको। टिहरी में रसोई गैस के सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने की ये घटना खांडीखाल मगरों के पास हुई। सिलेंडर के ट्रक में लगी आग से 40 सिलेंडर फट गए। धमाकों की आवाज के साथ गैस सिलेंडर दूर दूर जाकर गिरे। स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग इसे नहीं बुझा पाए। गैस सिलेंडर से भरा पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते ट्रक जलकर राख हो गई। बड़ी मुश्किल से ट्रक में बैठे ड्राइवर और परिचालक ने अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि यह ट्रक रसोई गैस सिलेंडर लेकर घनसाली की तरफ जा रही थी। हरिद्वार के कनखल में एक बच्चे को गाय और सांड ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कनखल पुलिस के मुताबिक कनखल की अलंकार विहार कॉलोनी के पास एक बच्चा स्कूल बैग टांग कर आ रहा था, तभी सामने खड़े एक सांड ने उसे टक्कर मार दी। पास में खड़ी एक गाय ने भी उसे कुछ देर में टक्कर मारी। बचाने आए एक व्यक्ति को भी टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व है। नैनीताल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बकरीद के मौके पर जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और शहर के साथ देश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुफ्ती ने सभी लोगों को संदेश दिया कि वो ऐसा काम करे कि दूसरों को दिक्कतें ना आए। अमन का, शांति का, प्यार मोहब्बत का, भाईचारगी का, हमदर्दी का यही संदेश दिया गया है, ताकि लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ अपना खुशियाँ एक दूसरे को बांटें, प्यार और मोहब्बत से त्यौहार मनाएं, अपने किसी अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के रहने वालों के लिए, सबके लिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया गया कि सब प्यार और मोहब्बत से रहे और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मामला करे, एक दूसरे की ज़रूरत में काम आए, दूसरे की तकलीफ़ का सबब का या परेशानी का सबब न बने। ये मैसेज भी दिया है कि कुर्बानी इस तरह से करे कि किसी भी। अल्मोड़ा में भी ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। तो मस्जिदों में आज नमाज अदा की गई। बकरीद का ये खास पर्व और इस दौरान बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया है, क्योंकि पहले से ही व्यवस्था धामी सरकार की तरफ से की गई थी। प्रशासन को निर्देश थे कि किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो और मस्जिदों में भी पर्याप्त व्यवस्था थी और इसी के साथ साथ कुर्बानी की जो प्रथा है उसके लिए भी व्यवस्था की गई थी और इसी के साथ शांति व्यवस्था बनी रही, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सद्भावना, प्रेम, एकता के रूप में हम इस ईद उल अजहा को मनाएंगे और एक पूरे संपूर्ण विश्व को संदेश देने का काम करेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, एकता के रूप में। आधुनिकता के इस दौर में विलुप्त होती टेराकोटा की कला फिर से गोरखपुर में जीवंत हो उठी है। कुम्हारी के परंपरागत व्यवसाय से दूर हो रहे कुम्हार फिर से अपने हुनर को तराशने और अपने पुरखों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। टेराकोटा कला से आज उसके हुनरमंदों की चांदी है और इस परंपरागत व्यवसाय को धार किसने दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
ये है गोरखपुर का टेराकोटा उत्पाद जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। औरंगाबाद गांव के टेराकोटा हस्तशिल्प का नाम आते ही उसकी एक से बढ़कर एक सुंदर कलाकृतियों की तरफ सबका ध्यान न जाते हुए भी चला जाता है। इसको बनाने वाले कुम्हारों को इसी कला की वजह से 7 समंदर पार जाने का मौका भी मिल चुका है। अभी इनके हाथों का जादू हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। 6 साल पहले तक गोरखपुर के टेराकोटा के हुनरमंद कभी बाजार को तरसते थे, लेकिन जब सीएम योगी ने टेराकोटा को ओडीओपी योजना में शामिल किया तो बाजार का विस्तार इतना हुआ कि शिल्पकारों को डिमांड रोकनी पड़ रही है। दशहरा दिवाली आने में 3 महीने से अधिक का समय है, लेकिन टेराकोटा का ऑर्डर फुल है। कभी खाली रहने वाले हाथों को अब तनिक भी फुर्सत नहीं है। टेराकोटा को पंख लगाने का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। टेराकोटा शिल्प को उद्यम में बदलने के लिए उन्होंने इसे बहुआयामी और महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया। ओडीओपी में शामिल होने के बाद टेराकोटा शिल्पकारों को संसाधन, वित्तीय और तकनीकी मदद तो मिली ही, सीएम की अगुवाई में ऐसी जबरदस्त ब्रांडिंग हुई कि इसके बाजार का अपार विस्तार हो गया। इलेक्ट्रिक चाक और पगमिल, डिजाइन मशीन आदि मिलने से शिल्पकारों का काम आसान और इसकी उत्पादन 3 से 4 गुनी हो गई। वर्तमान में टेराकोटा के मूल गांव औरंगाबाद के साथ ही गुलरिहा, बरवलिया, जंगल एकला नंबर 2 और अशरफपुर, हाफिज नगर, पादरी बाजार, बेलवा, बालापार, शाहपुर, सरैया बाजार, झुंगिया, झंगा क्षेत्र में अराजी, राजधानी आदि गांवों में टेराकोटा शिल्प का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। ओडीओपी में शामिल होने के बाद बाजार बढ़ने से करीब 30 से 35% नए लोगों भी टेराकोटा के कारोबार से जुड़े हैं। कभी स्थानीय बाजार में ही उत्पाद नहीं बिक पाते थे, जबकि आज उत्पाद की मांग पूरे देश में है। एक तरफ से इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद सीएम योगी हैं और इस ब्रांडिंग से शिल्पकारों को पूरे साल पौ-बारा कर दी है। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़